विधवाओं के बाल विधवा के लिए खतरा नहीं थे और किसी भी तरीके का वो अपशगुन भी नहीं थे, पर वो खतरा थे व्यवस्था के लिए, क्योंकि उसका पुरुष मृत हुआ था, उसका रूप नहीं मृत हुआ था। रूप अभी भी आंखों को उपलब्ध था। तो रूप उपलब्ध था तो इससे और लोग आकर्षित हो सकते थे, तो संबंध भी बन सकते थे। संबंध बनने से समाज में जो नैतिक परिभाषा, जो समाज जिसको नैतिकता कहता है, उसका हनन हो सकता था। तो इसलिए मान्यता के नाम पर घेर के उसके बाल काट दिए गए। बाल काटने में अब ये कह सकते हैं कि जिस वर्ग का शोषण, इसमें सिर्फ इस तरीके के इंसिडेंट में सिर्फ एक ही वर्ग का शोषण होगा, स्त्री का, तो बाकी स्त्रियां क्या कर रही थी? तो बाकी स्त्रियों में असुरक्षा और सुरक्षा की भावना एक ही समय पे पैदा करी गई। सुरक्षा ये कि उससे आकर्षित तो उनके ही पुरुष होते, और असुरक्षा ये कि अपने पुरुष का ख्याल रखिए, वरना विधवा होने के बाद यही होता है। ये एक उदाहरण है कि जब आप विधवा हो जाते हो, सामाजिक रूप से बहुत तरीके से विधवा होता है आदमी, जब कंट्रीब्यूट करने के लायक नहीं होता समाज में, या जिसके लोग नहीं होते हैं, उसके साथ ये समाज ऐसे करता है। तो जब आप विधवा होंगे, आपका जब कंट्रीब्यूशन इस समाज से ख़त्म हो जाएगा या किसी व्यक्ति से ख़त्म हो जाएगा, व्यवस्था के खिलाफ आप, व्यवस्था के लिए आप खतरा बनने वाले होंगे, तो जो हिस्सा, जो तबका व्यवस्था को चला रहा है, जो शासक वर्ग है, वो आपके बाल काटने के षड्यंत्र को पैदा कर देगा, और आपको के जो षड्यंत्र होगा उसको मानना आपकी मजबूरी हो जाएगी, वरना आप अनैतिक कहलाए जाएंगे, अधार्मिक कहलाए जाएंगे, और किसी भी तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ आप इंतजार करिए कि कब आप विधवा होते, कब आपका सर के बाल काट दिए जाते हैं। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी छीन ली जाएगी, आपका यौवन छीन लिया जाएगा, आपके हुनर छीन लिए जाएंगे, और आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। आइसोलेशन भी एक मृत्यु ही है। जैसे अंग्रेज काला पानी लेके आते थे क्रांतिकारियों को, ताकि उनके अंदर का जज्बा मार दिया जाए। तो जीवन का जज्बा नहीं रहेगा तो क्रांति का जज्बा कहाँ से रहेगा? तो अपने बाल कटने का इंतजार करिए, चूक नहीं होगी। आप विधवा होंगे तो आपके बाल काटे जाएंगे।